वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, साथ ही साथ वो सारी की सारी बातें आपको बताना जो एग्जाम के लिए उपयोगी हों, चाहे वो फैक्ट हैं चाहे वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 4 सवाल की सीरीज होती है जिसमें हम लोग लगभग 40 के आसपास फैक्ट सीखते हैं और उसके आसपास की चर्चा करते हैं। चर्चा का उद्देश्य यही है कि जो बातें आपने थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़ी हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज कराना। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, आरओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या वीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिए। तो पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है, भारत का निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है। इलेक्शन कमीशन कैन बी ए मल्टी मेंबर बॉडी। दूसरा लिखा हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति साधारण प्रक्रिया से हटा सकता है, यानी सिंपल प्रोसेस से हटा सकता है। ये पूरा का पूरा सवाल आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन कैन बी मल्टी मेंबर बॉडी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सीईसी कैन बी रिमूव्ड इजिली बाय द प्रेसिडेंट, यानी साधारण प्रक्रिया से, सिंपल प्रोसेस से हटाया जा सकता है। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सत्य कथन है, ये आपको बताना है। राइट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए इसके बारे में कुछ बातें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप बात इलेक्शन कमीशन की करेंगे, यानी यदि आप बात निर्वाचन आयोग की करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन हमारे भारत देश में एक ऐसी संस्था है जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनी है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। बिना निष्पक्ष चुनाव के हम लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि भाई अगर कोई आदमी भय से वोट दे रहा है, कोई लालच से वोट दे रहा है, तो क्या वो अपनी सहमति सही तरीके से दे पा रहा है? नहीं। सहमति तो है, लेकिन वो सहमति उसके अंतर्मन की सहमति नहीं है। इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का लक्षण है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, जिसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो। ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। इसीलिए बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के द्वारा इलेक्शन कमीशन बनाया गया, संविधान के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग बनाया गया और 324 से लेकर 329 तक संबंधित प्रावधान किए गए, 329 तक। इलेक्शन कमीशन बाई कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी स्वतंत्र निकाय है, जो कि भारत देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव कंडक्ट कराता है। ध्यान दीजिएगा, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता। स्थानीय सरकार का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। बाकी चुनाव लगभग लगभग भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। कोई भी आयोग अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनता है। तो निर्वाचन आयोग मल्टी मेंबर बॉडी है अभी राइट नाउ। इसमें एक होते हैं सीईसी, जिसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब इसके पीछे की भी कहानी सुन लीजिए। राष्ट्रपति शुरुआत से लेकर, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आप देखें 2023 तक इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली होती रही। और राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्ति होती रही। लेकिन हुआ क्या कि बीच में इस बात के आरोप लगे कि भाई सरकार अपने लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बना देती है, अपने लोगों को सीईसी बनाती है, और इससे चुनाव बाधित होता है, इससे चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का नाम था अनूप कुमार बरनवाल केस, 2023। 2023 में अनूप कुमार बरनवाल केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। बोला कि राष्ट्रपति ये नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करेगा, बल्कि 3 लोगों की एक समिति होगी जिसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर एक समिति बनेगी। वो समिति जिसके नाम का सुझाव देगी वही इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा। लेकिन उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक संसद किसी नई प्रक्रिया को स्टेब्लिश नहीं करती, जब तक संसद कोई निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं बनाती, तब तक ये चलेगा। तुरंत आनंद फानन में भैया संसद कानून लेकर आई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, नियुक्ति सेवा शर्तें अधिनियम, और कानून पारित किया। और उसमें ये लिख दिया कि अब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो होगी, लेकिन राष्ट्रपति
एक समिति की सलाह पर नियुक्ति करेगा और उस समिति में होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होंगे उस समिति में, ठीक है, प्लस प्रधानमंत्री प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, और प्लस प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब बनाई गई प्रक्रिया क्या वाकई में निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें सरकार के दो लोग हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता। ये 3 सदस्यीय समिति जिसके नाम की सिफारिश करेगी वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा और वही अन्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा। तो अभी राइट नाउ प्रक्रिया यही है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो रहे हैं और इनकी सलाह पर, जो मैंने आपको बताया। तो ये बहुसदस्यीय निकाय है, जी हाँ, CEC प्लस 2 सही हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कैसे नियुक्त करता है ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे नियुक्त कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति साधारण प्रक्रिया जी नहीं, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, यानी कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल की सुरक्षा का अर्थ यह है कि डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता। CEC को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को एक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है वैसे ही CEC को हटाया जाएगा, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या है, सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल कानून के अंतर्गत निर्णय देता है। स्पीकर डिसाइड्स केसेस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून के अंतर्गत निर्णय लेता है। यानी कहने का अर्थ समझिए इस स्टेटमेंट का कि दल बदल कानून के तहत यदि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, यानी दल बदल कानून के तहत यदि किसी सदस्य को, संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। दूसरा, स्पीकर का निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लिखा हुआ है कि स्पीकर डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो ये पूरा का पूरा सवाल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। थोड़ा समझ लेते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हमारे भारत देश में एक कानून इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम हुआ दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। एक ऐसा कानून था जो कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के आधार, यानी संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड बताता था। इस कानून का उद्देश्य था दल बदल रोकना। लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के चक्कर में, राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। पता चला दूसरी पार्टी ने उनको कहा तुमको 100 करोड़ रुपए देंगे, तुमको सिंगापुर में फ्लैट देंगे, तुम्हें दूसरी शादी करा देंगे, चले गए दूसरी पार्टी में। ऐसे में पॉलिटिकल करप्शन बढ़ता था, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता था और सरकार में अस्थिरता आती थी, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट आती थी, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो दल बदल अगर स्वार्थपरक तरीके से हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो दल बदल को रोकने के लिए, एक तो विधायक थे गयालाल के, एक ही दिन में 2 बार पार्टी बदले, उन्हीं के नाम पे एक मुहावरा पड़ा, आया राम गया राम। तो ये आया राम गया राम को रोकने के लिए, दल बदल की स्थिति को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, जिसमें कुछ आधार बताए गए कि इन आधारों के होने से सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे आधार बताए गए, तो इसमें 4 मुख्य हैं। सबसे पहला, यदि कोई संसद सदस्य स्वेच्छा से किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, पहला आधार, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दूसरा है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य यानी इंडिपेंडेंट मेंबर पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तब दल बदल के दायरे में आएगा। तीसरा है कि यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तब वो दल बदल कानून के दायरे में आएगा, 6 महीने बाद नॉमिनेटेड के लिए। अगला है कि यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, पार्टी व्हिप के अगेंस्ट मतदान करता है। पार्टी व्हिप का क्या मतलब है कि सदन में अलग अलग पार्टी का सचेतक होता है। सचेतक का मतलब जो पार्टी के निर्देशों को लागू करता है। जैसे मायावती की पार्टी का कोई व्यक्ति संसद में है जो कि मायावती की पार्टी के निर्देशों को अपने सदस्यों के मध्य लागू कराता है। कांग्रेस का कोई सचेतक है, तो अगर कांग्रेस ने, जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा चल रही, वोटिंग होनी है, तो कांग्रेस ने व्हिप जारी किया कि भाई पक्ष में वोट दीजिए, लोगों ने क्या कर दिया कि निगेटिव में वोट दे दिया, यानी पार्टी के खिलाफ चले गए, पार्टी व्हिप के खिलाफ चले गए, पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान कर दिए। तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर पार्टी ने माफ करे तो ये 4 आधार है जिन आधारों के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं तो वहां दल बदल कानून लागू नहीं होता है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, लोकसभा स्पीकर पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, दल बदल कानून के तहत यदि किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, एग्जाम्पल संसद, तो स्पीकर चेयरमैन निर्णय लेगा।
ना कि राष्ट्रपति। दल बदल, एक बात और ध्यान रखिएगा, एकदम बढ़िया, आज का सीक्रेट है ये, दल बदल कानून के अलावा यदि किसी अन्य कानून के आधार पर या संविधान के किसी अयोग्यता के आधार पर यदि किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति लेता है, सलाह देता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर चेयरमैन लेता है। सवाल यह है क्या इसके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो एक केस था 1992 में जिसका नाम था किहोतो होलाहन केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन देता है? स्पीकर, सही है, ठीक है। स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सही है। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, सही है। तो इसमें 3 का 3 स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। दूसरा लिखा हुआ है कि साधारण कानून द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। साधारण कानून के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। थर्ड लिखा हुआ है सभी संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो पहला स्टेटमेंट के बारे में सुनिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो देखो, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन पॉसिबल ना हो या बहुत टफ हो उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जनरली संघात्मक व्यवस्था में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे अमेरिका, क्योंकि केंद्र राज्य दोनों की सहमति की जरूरत होती है तो प्रोसीजर टफ हो गया, तो उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा संविधान जहां प्रोसीजर बहुत, संशोधन का प्रोसीजर बहुत ईजी हो, जैसे यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था, वहाँ रिजिड वहाँ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लचीला, जैसे इंग्लैंड। वहाँ के लिए एक सरकार है, केंद्र सरकार। तो अकेले केंद्र सरकार अगर अमेंड कर ले रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आसान है। केंद्र राज्य दोनों की सहमति लग रही है तो वो टफ है। अब भारत पर आ जाते हैं। भारत भले ही फेडरल है, लेकिन भारत देश में आप जानते हैं कि एकात्मक लक्षण भी हैं। भारत अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, बल्कि कनाडा की तरह है, केंद्र मजबूत है। तो भारत के संविधान की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें संशोधन कठिन है, यानी केंद्र राज्य दोनों की सहमति की जरूरत पड़ती है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें संशोधन आसान है, अकेले केंद्र कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला, यानी फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। साधारण कानून के द्वारा संविधान में संशोधन, तो देखो संविधान संशोधन की यदि आप बात करें तो एक तो संविधान संशोधन होता है सिंपल लॉ से, यानी सामान्य कानून बनाकर संविधान में संशोधन किया जाता है। सामान्य कानून बनाकर जो संशोधन किया जाता है वो होता तो संशोधन है, लेकिन इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं देते। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य की बाउंड्री बदलना, किसी राज्य की सीमा बदलना, ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये होते तो संशोधन है, क्योंकि भाई 28 राज्य है, अगर किसी राज्य को बांटोगे तो 29 लिखोगे ना फर्स्ट शेड्यूल में जाके, पहली अनुसूची में, तो होता तो ये संशोधन है। लेकिन हम इसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहते। तो संविधान संशोधन अधिनियम किसे कहते हैं? आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर को बताता है। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन की संज्ञा देते हैं। ये क्या है फिर? तो इसे सिंपल लॉ कहते हैं और इस प्रोसीजर को सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं और इसे सिंपल लॉ कहते हैं, सामान्य कानून कहते हैं। अब तक जो हमारे भारत देश में 100+ अमेंडमेंट हुए हैं वो 368 से हुए हैं। संविधान संशोधन 368 से जब होता है, 368 से जब होता है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, इसके लिए सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा। साधारण कानून द्वारा संविधान, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहेंगे। सभी संशोधनों के लिए विशेष नहीं, सभी संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। जो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होते हैं उन्हीं के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये साधारण कानून द्वारा संशोधन होता है बिल्कुल, लेकिन उसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहते। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त है। माइनॉरिटी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दूसरा लिखा हुआ है कि यह अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। दीज राइट्स आर अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। अगला लिखा हुआ है कि यह अधिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही मिलते हैं। दीज राइट्स आर ओनली फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटी। ये सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलते हैं, ये लिखा है। तो देखो, भारत में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त है, माइनॉरिटीज को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त है। हाँ बिल्कुल। देखो, हमारे संविधान निर्माताओं को ये पता था कि भारत डाइवर्सिटी वाला देश है। अगर हम माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा नहीं देंगे तो अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, वो इनसिक्योर फील करेंगे।
ऐसे में उन्हें प्रिविलेज देना, वरीयता देना या उनके लिए स्पेशल राइट्स देना जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में समस्या माइनॉरिटी को आती है, अल्पसंख्यक को आती है। इसीलिए कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को प्रोटेक्ट कर सकें, बनाए रख सकें, संरक्षण कर सकें, इसी वजह से अनुच्छेद 29-30 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के तौर पर माइनॉरिटीज को सुरक्षा दी गई, उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। जैसे 29 कहता है कि नागरिकों का प्रत्येक अनुभाग अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखेगा। ठीक है, आर्टिकल 29। जनरली ये माइनॉरिटीज के लिए मिला, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सीमित नहीं है माइनॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी तक भी है। 30 क्या कहता है कि कोई भी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस यानी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान लगा सकता है, लाइक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। तो 29-30 के तहत मौलिक अधिकार मिला अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में। तो भारत में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त है, जी हाँ। यह अधिकार 29-30 में है, जी हाँ। यह केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, ऐसा नहीं। देखो, माइनॉरिटी वर्ड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी शब्द कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की माइनॉरिटीज की बात की गई है, यानी दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात संविधान में की गई है, एक भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, एक केस है जिसका नाम है TMA पाई केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण दो आधार पर होना चाहिए, एक नेशनल बेसिस पर, एक प्रोविंशियल बेसिस पर, यानी एक राष्ट्रीय आधार पर, एक प्रांतीय आधार पर। जैसे राष्ट्रीय आधार पर यदि आप देखते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक है। लेकिन अगर आप प्रांतीय आधार पर देखते हैं तो कहीं कहीं जैसे कश्मीर, पंजाब, यहाँ हिंदू क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी हो जाते हैं। तो दोनों आधार पर देखा जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर केवल देखो, मैंने आपसे क्या बताया, कजरौटा कॉन्सेप्ट याद है ना, हाँ मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है है तो फर्जी ही, लेकिन सवाल कभी कभी सही करा देता है। होता क्या है कि पॉलिटी के सवालों में कहीं केवल लिखा हुआ है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कहीं सिटीजन लिखा हुआ है, कहीं पीपल लिखा हुआ है, कहीं ऑलवेज लिखा हुआ है। तो वहाँ आंखें बड़ी बड़ी करके देखना है, क्योंकि वहाँ ट्रैप होने की संभावना होती है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, स्टेटमेंट नहीं गलत होता, वहाँ जाल होने की संभावना होती है, यानी वहाँ ट्रैप होने की संभावना होती है। देखो यहाँ केवल लिखा है, ट्रैप था, गलत का तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। भैया ध्यान रखिएगा, इस सेशन को शेयर करिएगा। आपके अंदर एक समझ विकसित करने के लिए सुबह मैं आपसे 20 मिनट का समय चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इसीलिए मैंने समय नहीं लिया। 4 ही सवाल शामिल किए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के दौरान क्लास देखते हैं। बहुत सारे लोग थोड़े समय के लिए से जॉब वगैरह करते हैं, जो लोग उनको कम समय मिल पाता है, तो उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लाइव क्लासेस में चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो पाती हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग रखी गई, इसीलिए ये रिकॉर्डेड क्लास आती है आपके लिए सुबह 7 बजे। तो आप 7 बजे भले नहीं देख पा रहे हैं तो आप बाद में देखिए, 24 घंटे के अंदर कभी भी देखिए, लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे कि आप ये क्लास ज़रूर देखें, और इस पूरी की पूरी 20 मिनट शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। ये 5वां सेशन है, इससे पहले 4 सेशन हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में है मौजूद इसी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में है, जाके देखिएगा। ये मैं लगातार चलाऊंगा। अगर आप लोगों ने इसे हिट किया, आप लोगों ने अगर लोगों के प्रति शेयर किया, अब आप कह रहे होंगे का है सर शेयर करना, कंपटीशन बढ़ाना, तो भाई देखिए यही मेरे लिए ऊर्जा है ना। जैसे ये जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए ऊर्जा है, तो आप शेयर करेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन होगा, वो मेरे लिए एक एनर्जी होगी, है ना। उसी एनर्जी से मैं आपके लिए और भी बेहतर कर पाऊंगा। तो खैर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के मध्य। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPPCS एग्जाम, देन हमारे यहाँ इस समय एक सेल चल रही है जो कि 27 दिसंबर तक है, वो है आपकी क्रिसमस सेल। ठीक है, क्रिसमस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस सेल में आपको 50% ऑफ चल रहा है, लेकिन ये 50% ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे VL Live। ये कोड लगाने के बाद जो डिस्काउंट PCS के कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। कौन कौन से कोर्स, PC अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री का स्पेशल कोर्स है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स है हमारे यहाँ, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट बिगिनर हैं आप, तो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स भी है हमारे यहाँ। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स तो जिसका नाम है आरएम 16.0, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। तो यदि आप बिगिनर हैं तो फाउंडेशन अपना डेवलप करने के लिए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में 2 तरह के बैचेज आपको मिलेंगे, एक गोल्ड आपको दिखाई पड़ेगा, एक प्लेटिनम आपको दिखाई पड़ेगा। गोल्ड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है, और साथ ही साथ करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, और जो क्लास के क्रक्स नोट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं।
गोल्ड यदि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप गोल्ड ले लीजिए। 1100 प्लस घंटे की क्लासेज उसमें होती हैं, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम उसमें फ्री होता है, करंट अफेयर मैगजीन भी उसमें क्या होती है, फ्री रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आप पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज और कुछ किताबें जो टीचर सजेस्ट करते हैं उसको छोड़ के कुछ ना खरीदना पड़े, तो आप प्लेटिनम के साथ जाइए। प्लेटिनम में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ये तो मिलता ही मिलता है, करंट अफेयर मैगजीन और मेंटोरशिप ये तो मिलेगी ही मिलेगी, ये सब गोल्ड में भी मिलता है। इसके साथ साथ एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा, एक प्री का बैच एक्स्ट्रा, एक मेंस का बैच एक्स्ट्रा, एक एनसीईआरटी का कोर्स एक्स्ट्रा और एक एमसीक्यू का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है। किताबें आपके घर जाती हैं, ये फ़ायदा है प्लेटिनम का। ज़रूरी नहीं है हर बैच में मैं पढ़ाऊँ, हर आरंभ में मैं नहीं पढ़ाता, किसी किसी में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन हर में नहीं पढ़ाता क्योंकि पहुँचना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये आप भी समझते होंगे। कैसे परचेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जाइए गूगल पे जाइए और स्टडी IQ लिखिए, है ना। स्टडी IQ इस तरह से अगर आप लिखेंगे गूगल पे तो यहाँ चले जाएंगे आप स्टडी IQ पर। यहाँ जाने के बाद आप स्टेट PCS को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट PCS को सिलेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए और ये देखिए सारे बैचेस लगे हुए हैं। फाउंडेशन पे आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, फीस देखिए कितना ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन VL लाइव अगर आप लगाएंगे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, यहाँ डाउनलोड करके सारा आप जान सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और बैच के बारे में कब कब क्या क्या शेड्यूल है ये भी जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि फीस ज़्यादा दिखा रही है, लेकिन अगर आप कोड लगा देंगे VL लाइव, यहाँ वाई नाउ पे जाइएगा, मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, OTP डालिएगा, कोड देखिएगा कहाँ है, वहाँ VL लाइव लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।